Assalamu alaikum. So we're going to start chapter 18 और फिर chapter 19 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों चैप्टर्स ऑर्गेनिक के ऊपर ही हैं, तो हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है, साथ साथ। और जहाँ पे अपने रुकना होगा वो रुक जाएंगे। सबसे पहले ये है नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक चीज़ ये ये है सारे मैं कि बता हाँ हाँ ये तो सारे मुझे बता दे, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं अंदर से पूछ रहे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक्स मैं कुछ जो कुछ मिलता है ना कुछ पूछने के लिए मैं आपसे पूछती हूँ। आप सॉरी थोड़े आप पढ़ ले, मतलब मैं पढ़ लेता, सॉरी जो भी है। अच्छा, लॉन्ग चेन कार्बन जो है हमारे पास किसकी एग्जिस्ट करती हैं, यानी बल्कि नहीं, मुझे सिंपली बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। और डबल बॉन्ड किस में हमें नजर आता है। अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है। और क्या कहते हैं हमारे पास अल्केन्स हो सकते हैं अनसैचुरेटेड। यही जो कार्बन खराब चल रही, पैर खराब। क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आपकी ना आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती जाती हूँ साथ साथ, थोड़ा थोड़ा ना आपको पता भी है पर फिर भी। अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स होते हैं जैसे हमारे पास मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मीथेन का मतलब होता है वन, ई एथ मेथ का मतलब होता है वन, एथ का मतलब होता है टू, ब्यूट का मतलब होता है फोर, पेंट का मतलब होता है फाइव। इसके दरम्यान में देखो, प्रोपेन इज द थर्ड वन और हेक्सेन इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फर्स्ट सिक्स एल्केन्स की उन्होंने डायग्राम हमें ड्रॉ करके दिखाई हुई, यहाँ पे उन्होंने बताया भी है इस टेबल में कि वी हैव मेथ, दैट्स वन, एथ वन। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जिसको हमें याद रखना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी कि हम लोग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो फाइंड आउट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें लेट्स से उसने कहा प्रोपेन और हमें नहीं पता, हमें ये पता है प्रोपेन में थ्री कार्बन होते हैं, हमें हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू। तो हमें पता है n = 3, सो 2n+2, यानी कि हमारे पास 2 × 3 + 2, दैट मीन 6 + 2। तो ये क्या होगा, C3H8। यहाँ पे उसने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला बनता है। हेक्सेन के बाद हमारे पास 7 8 9 जैसे ऑक्टेन आ जाता है, और इस तरह से हमारे पास सो ऑन काफी ये चलते हैं। पर मेजर जो है वो हमें टॉप सिक्स का पता होना जरूरी है। इसी तरह हमारे पास एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो हमें नजर आ रहा है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो मीथेन का जो है, मीथेन में देखो क्योंकि हमारे पास सिंगल एक कार्बन होता है, तो इस एक सिंगल कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एल्कीन्स का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट उस तरह से नहीं कर सकता मीथेन में। ठीक है, इथीन से ये शुरू होता है शेयर्ड पेयर। तो ये हमारे पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है। अब इसके अंदर हमें याद रखना है कि हम लोग मिथीन कुछ भी नहीं होता, देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट एज मीथीन। इथीन से शुरू होता है, और इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये आपको पता भी है, जो आप अभी मेंशन भी कर रहे थे, राइट। अच्छा, अनसैचुरेशन का हम लोग किस तरह से केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में डिस्कस करके बताओ। केमिकल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कौन सा हो सकता है। अरहम, माइक म्यूट है।
अच्छा, तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर। अब Okay. हम 2 टेस्ट करेंगे, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे। एक में मैंने फॉर एग्जांपल ईथीन डाल दिया, ईथीन डाला, उसको शेक करके ना ब्रोमीन ने फौरन कलर ना लूज कर दिया, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। जो ब्रोमीन वाटर है वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर मैंने एल्केन डाल दिया फॉर सपोज, तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा। इसकी भी एक रीजन है, बिकॉज कार्बन वैसे जो एल्कीन होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड एंड दे कैन नॉट टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अनसैचुरेटेड होते कार्बन ये नहीं कर सकते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं यानी उसके अंदर कोई ना कोई चीज की जगह होती है, इसलिए एडिशन रिएक्शन में फॉरन पार्ट ले लेते हैं। Yes. तो ये और इसी बताओ बताओ। दिस इज आल्सो नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर कलरलेस नहीं हुआ तो इट मीन्स कि वो जो चीज़ मैंने डाली वो सैचुरेटेड है। और अगर मैंने उसको शेक किया और कलरलेस हो गई तो मुझे पता चल गया कि वो इथीन है। ठीक है, अगर लेट्स से मेरे पास ये दो है, एक ये डीकलराइज हो गया है और हमने इसमें भी ब्रोमीन वाटर डाला है और इसमें भी हमने ब्रोमीन वाटर डाला है, तो अगर जो चीज ब्राउन हो गई है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर गई है, कलर चेंज कर दिया उसने, अपना ब्राउन कलर हो गया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन। ओके। और जो ब्रोमीन वाटर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन। सही कहा आपने, एल्कीन ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैसे भी अगर इस रिएक्शन को वैसे एक और भी नाम देते हैं, ठीक है, ये टेस्ट भी होता है, पर ये एक और रिएक्शन भी होता है एल्कीन का, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन है, ये हेलोजन है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, ये हेलोजन, या इसको इसके और भी नाम होते हैं जिसको हम लोग या तो ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं इसको, और इसको हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये चीज तो पता है ना आपको। यस आगे मूव करें। यस, बिस्मिल्लाह। होमोलोगस कर सीरीज और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस और ये क्या होती है, जल्दी से बता दो। यार होमोलोगस ऐसे सीरीज थोड़ी क्या ना होते हैं पेपर। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। होमोलोगस सीरीज, हाँ, और फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों को एक्सप्लेन करो जल्दी। सो होमोलोगस सीरीज तो homologous series basically are the families यानी that have the same मतलब सीरीज ऑफ बॉन्ड, यानी कि अगर कोई एल्केन फैमिली है तो उसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा, उसका सेम ही जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्केन्स इजी, वो होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जनरली एक्सप्लेन करो ना, जनरली क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पर जनरली फंक्शनल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, किस जो तरह से हम यूजफुल कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप की यूजफुल एक होते हैं, जनरल डेफिनेशन क्या होगी। ये मुझे बता दो जरा फिर। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि which will determine the characteristic of any organic compound, which will determine the characteristic of any organic compound। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, पर मैं इसलिए साथ साथ बोल रही हूँ ताकि समझ आ जाए।
atom or a group of atoms which will determine the characteristic of any organic compound is called functional group. इसको क्या कहेंगे हम लोग? functional group. ये हो गया हमारे पास functional group. और अब हमारे पास एल्केन के अंदर ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है कि सी सिंगल बॉन्ड का हमारे पास होता है. एल्कीन्स में पर्टिकुलर जो है वो फंक्शनल ग्रुप ये आता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड आता है. अल्कोहल्स में OH और कार्बोक्सिलिक में COOH. सही है. देखो जैसे यहाँ पे भी ये भी इसने यही पे ये सिमिलर एग्जांपल जो है या डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है. होमोलोगस सीरीज को भी अगर हम लोग कहें तो वो ऐसी चीज होगी जिसके अंदर सेम जो है हमारे पास सेम उसकी कैटेगरी सेम कंपाउंड्स की जो सेम प्रेजेंस है उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा होता है. ठीक है. तो वो होमोलोगस सीरीज कंसीडर की जाती है. जैसे अभी देखो एल्केन्स की अलग से होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन्स के अलग, अल्कोहल्स के अलग और कार्बोक्सिलिक की ये अलग अलग होमोलोगस सीरीज है. नाउ वी हैव अल्कोहल. अल्कोहल पे हमें पता है कि हमारे पास OH का फंक्शनल ग्रुप यूज होता है और हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है दिस इज CnH2n+1OH. ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला इसका यूज होता है. कार्बोक्सिलिक का हमारे पास COOH आता है, यानी है तो यही वाला फॉर्मूला CnH2n+1 और फिर साथ में COOH. ओके. ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीजें आती है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करना भी आपको साथ साथ. जी. होमोलोगस सीरीज में मतलब यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक फैमिली मेंबर को कैंसर है तो अगर सारों को भी एक ही चीज है तो इससे ये पता चल जाएगा कि उनको एक ही होमोलोगस डिजीज है बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. हाँ यही कहेंगे. ठीक है. आगे हम लोग करते हैं, ये देख रहे हैं कि अब जैसे हमारे पास N=2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इथीन, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इवन यहाँ पे इथेन भी अगर मैं कर दूं तो इनका प्रीफिक्स सबका सेम ही है. इसका मतलब है 2 कार्बन. और N क्या हो रहा है? इन. जब इन है तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया. जब ओल है तो हमारे पास OH एग्जिस्ट आ गया. जब ओइक एसिड है तो हमारे पास COOH वाली चीज ऐड हो गई. तो हमें एक कंपाउंड का नाम पढ़ के हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे हैं या उसका क्या मतलब है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं जिनके सेम कंपाउंड फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है. यानी जैसे ब्यूटीन है, ब्यूट1इन और ब्यूट्यूइन को देखते हैं. अब इसके अंदर जो क्या है हमारे पास ब्यूट1इन है. ये फर्स्ट कार्बन के साथ है ना, इसको क्या कहेंगे? ब्यूट1इन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ है. या इसको कहेंगे ब्यूट2इन क्योंकि ये सेकंड बॉन्ड के साथ है. ठीक है. मुझे अरे ये बताओ. आइसोमर्स हैं. हाँ ये आइसोमर्स है. मुझे एक एक सवाल आपसे करती हूँ, वो है अब चीज कह रहे हैं. एक सेकेंड. जैसे आपने आइसोमर से आइसोटॉप्स पढ़े थे, याद है आइसोटॉप्स में यही कहते थे कि पहले कि सेम वो होता है तो आइसो से हमें पता चल जाता था. तो आइसो का मतलब होता है कि एक चीज सेम है. ठीक है. सेम स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला मतलब सेम फॉर्मूला है दोनों को सारों को ऐड करके कि जैसे अगर अगर हेक्सेन है जिसका फॉर्मूला होता है, पापा को मेरे बात मेरे यहाँ से आ रहा है C6H8 C6H14. ठीक है. ये हो गया C6H14. अब 2 मिथाइल पेंटीन है. 2 मिथाइल पेंटीन भी हेक्सेन का ही एक आइसोमर है क्योंकि उसका मिथाइल जो CH3 होता है वो किसी ना किसी चेन के साथ जाके जुड़ रहा है. 2 मिथाइल पेंटीन हाँ पेंटीन की सही है. बात करो. सही कह रहे हो क्योंकि वो एक चेन अलग से आती है, बाकी 5 इधर आ जाते हैं. तो ये अच्छा 2 ये मिथाइल पेंटेन भी बन सकता है और हेक्सेन कितने अगर आइसोमर्स एक याद कर रहे हैं इसके लिए. लॉन्ग चेन होगी तो वो हेक्सेन बन जाएगा. ठीक कह रहे हो. और आइसोमर्स इसके लिए कितने याद करने पड़ेंगे. हर आपको हर कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है ना. मुझे तो वेरी कर रहा होता है आपके पास. आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, बनाने आने चाहिए
अब मुझे जरा ये बताओ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोमर्स रिपीट भी हो जाते हैं, आपको लगता है जैसे ये डिफरेंट है, पर ये डिफरेंट नहीं होता। मुझे बताओ, ये देखो, ये ब्यूट वन इन था। क्यों ब्यूट वन इन था? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन बॉन्ड के साथ जो है हमारे पास फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ था। ये ब्यूट टू इन था क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ है। मुझे बताओ, क्या ये एक आइसोमर है इनका, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन का? इसके अंदर भी 4 कार्बन है, पर मुझे बताओ क्या ये ब्यूट वन इन और अच्छा, इसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। करो आइडेंटिफाई। करो इसको आइडेंटिफाई। देखो, ब्यूट 1 2 4, हमारे नहीं पास सॉरी आ 5, गया। क्या कहाँ से बकवास आ गई है। अच्छा, हाँ, तो तो अब सबसे पहले ये चीज हमें देखिए, अब क्या कर रहे हैं, ये जो है ना, ये फर्स्ट बॉन्ड पर प्रेजेंट है। अब ये कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो इसके साथ बॉन्ड कर रहा है ये एक ही एच लेगा, क्योंकि ये दो तो हमें पॉसिबल नहीं है। अब इसके पास दो एच चले जाएंगे, तो इसके हिसाब से ये ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब हम इस तरह लिखेंगे इसको, CH3 CH2 एट CH एट CH2 शाबाश, बिल्कुल सही है। के साथ। अब इसको ये ब्यूट वन ही नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो इन्होंने डायग्राम बनाई है उसमें यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में था। तो जब नेम को रीड करना शुरू करते हैं, तो जहां से डबल बॉन्ड होता है उधर से रीड करना शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पर इस केस में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। बिल्कुल सही आपने बताया। इसी तरह हमारे पास अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके अंदर आइसोमेरिज्म को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एस्टर्स आ जाते हैं। एस्टर्स में क्या होता है, हमारे पास हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक जब हम लोग कंबाइन करते हैं, उनका रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, एस्टर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। और एस्टर्स जब फॉर्म करते हैं तो उनके अंदर हम लोग क्या, किस प्रॉपर्टी से उसको नाम को नेमिंग किस तरह से करते हैं, यानी कि एक बेसिक चीज बताती हूँ। लेट्स से हमारे पास इथाइल एथेनोएट है। ठीक है। अब इथाइल एथेनोएट का पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, पर मैं इसको एक्सप्लेन तो करती ये तो सेपरेट जगह दो, तो मैं बता देता हूँ थायराइड कैसे कर रहे हैं। हूँ। बताओ। अच्छा, एथाइल एथेनोएट था। एथाइल यानी कि एथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, एसिड इज इक्वल टू एथाइल इथानोएट। ठीक है, ये हो गया। अब पता है क्या होगा, एथेनॉल के पास होता है जो उसका क्योंकि उसका पता है ना कि फंक्शनल फार्मूला क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो अब ये H ये लिया मैंने, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है ना, वो इस H के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बनाएगा। ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द बाकी कंबाइन कर कर फॉर्म करेगा एक एस्टर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसे ये ही जो होता है। ऑक्सीजन था ना, ये इथाइल था, यानी इसने अपना एक H लूज कर दिया। अब इससे फौरन इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया, डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये OH उससे लूज कर दिया, और फिर ये सिर्फ फॉर्म हुआ। और इसका आप लोग लिखेंगे, ये भी है CH3 CH2O and then C double bond O bond with CH3। ठीक है, मुझे समझ आ गई है, आपकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई है। ठीक है।
बिल्कुल सही बताया आप। दैट इज करेक्ट। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। ये अगर आपको यानी इसको ये आती है आपको, मुझे बताओ जरा एस्टर्स की एक एक स्पेशल इनका एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? ये होते हैं स्वीट स्मेलिंग। बस बस लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, मुझे बता दो बस। ये वाटर स्वीट सॉल्युबल स्मेलिंग होते हैं होते कि हैं, वाटर इनसॉल्युबल? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नहीं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ओ इनसॉल्युबल। अच्छा, लेकिन ये परफ्यूम्स पे तो यूज हो सकते हैं। पर इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन। ओके। सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे ढूंढ के बताना इनसॉल्युबल होते हैं कि सॉल्युबल होते हैं। मैं कहती हूँ, आप कहते हो सॉल्युबल होते हैं, मैं कहती हूँ इनसॉल्युबल होते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, चलो हमारे पास अब नेक्स्ट शीट चैप्टर 19 है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। चैप्टर 19 के अंदर अब हमारे पास ना ये हमें बताएंगे कि हमारे पास अब एल्केन्स एज फ्यूल्स की अब हम हाँ, डिस्कशन कर रहे हैं। पता क्या, मैं अब आपको बताता हूँ ये क्या। अगर कोई छोटा एस्टर है ना, जिसके सिंपल कार्बन बॉन्ड्स है, लेकिन आपको जो पता है ना कि जब बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स हो जाते हैं, इतने सारे इतने सारे इतने सारे कि C32 पहुंच गए, इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से फिर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि जितने बड़े हो जाते हैं उनकी विस्कोसिटी, जितना एमआर इंक्रीज करता है उतनी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। यानी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। नहीं, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? स्टिकी हो जाएगा। हाँ? अगर मैं कहती हूँ एक चीज है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी है। थिकनेस, थिकनेस वही तो कह रहा हूँ कि मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक और एक होता है डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि उसके अंदर HOCl की विस्कोसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, थिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे ग्लू हो गई। यस। अच्छा, अब हमारे पास जो है हम लोग फ्यूल एल्केन एज फ्यूल, यानी कि अब हम लोगों ने एल्केन एल्कीन ये जो जितना कुछ भी कंपाउंड्स पढ़े, अब इनके हम लोग यूसेज के ऊपर वर्क करने लगे हैं, स्पेशली इनके ये किस तरह से फ्यूल्स बनाते हैं। जैसे कंबशन ऑफ एल्केन्स करेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा? जब भी कंबशन करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 वाटर निकलता होगा। है, release होता है। उसके बाद और जब इनकम्प्लीट हो जाएगा, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्ट किया मीथेन को विद ऑक्सीजन, तो बाज़-औक़ात इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, क्योंकि बाज़-औक़ात एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है जिससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, यानी उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, व्हिच इज अ पॉइजनस गैस। सही है। अच्छा, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी पता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन है, कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी required to start reaction is provided by the light of usually of particular wavelength falling on reactants। अब जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि लाइट पड़ेगी, एक सर्टेन वेवलेंथ होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी या सनलाइट होगी, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जो अदर प्लांट के एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से फिर फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करता है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने के लिए फिर हम लोग फोटो मतलब सनलाइट या उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही ट्रैकिंग बिल्कुल। अब आ रही है बस। हाँ अब आ रही है। तो बेसिकली ये भी मैं बहुत पूछ सारे रही कैटालिटिक ग्रेटिंग इज अ डिकम्पोजिशन बेस, लेकिन बस कहती है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बता क्या लिखा है, इससे लिखा है कि द क्रैकिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स।
बेस क्या वही जो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारे जब अंदर चले जाते भर जाते तो वो डेड मैटर की वजह से एक थिक फ्लूइड बन जाता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन की बहुत सारी लॉन्ग चेन हो जाती है। तो वो तो कहते हैं यूजफुल नहीं होता क्योंकि वो तो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा एल्केन का तो फिर एक एल्केन बनेगा और फिर बहुत सारी एल्कीन्स बनेगी जो 3 और 4 और 5 हो। लेकिन अगर स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इथेन को ब्रेक डाउन कर रहा है तो मैं इथीन बनाऊंगा और हाइड्रोजन गैस निकालूंगा। बिल्कुल सही। यानी आपकी ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक यहाँ पे उन्होंने ये भी एक डायग्राम भी बनाई हुई है कि इथेन से हमारे पास अगर स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो एथेनॉल फॉर्म होगा, पॉलीमराइज करेंगे। ये सारे एडिशन रिएक्शन हैं ये वाले जो है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन विद बेंजीन है, आई डोंट थिंक तो ये भी हम लोग करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है आई थिंक। हाँ, स्टीम के साथ है, पॉलीमराइज है, क्लोरीन का रिएक्शन है, साथ में एक और रिएक्शन भी अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन के साथ भी है। ठीक है। और हाँ, उसके साथ हमारे पास वो इथीन का नहीं है, वो इथेन का है। इथीन जो है वो इथीन फॉर्म कर रहा होता है। या फिर अगर अगर हम इथीन को पॉलीमराइज कर दें तो पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीइथीन बन जाएगा। क्या? यानी वो ही प्लास्टिक बन जाएगा, पॉलीइथीन बन जाएगा। यानी कि बहुत सारे इथीन को जोड़ जोड़ के लंबा कर करके इतने हद तक पहुंचा दो कि वो पॉलीमराइज हो जाए। यानी वो पहले सिंपल था, एक मोनोमर था, फिर उसको जोड़ा, पॉलीमर बन गया। तो इससे फिर पॉलीइथीन बन जाएगा, एक प्लास्टिक बन जाएगा। और ठीक है। स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे ऑफ कोर्स H2O इज गैस फॉर्म। तो फिर वो बनेगा। अभी भी सी पढ़ाई नहीं, लेकिन चलो हम पहले पढ़ लेते हैं। ये वैसे आपने काफी हद तक कर लिए कवर फिर ये वाले कॉन्सेप्ट, वही वाले फॉर्मूला अब यही है। अब कैटालिटिक एडिशन ऑफ मेरे पर स्टीम या इतना भी भरोसा ना करें भी। हाँ। मेरे पर अभी इतना भी भरोसा ना करें, क्या हो गया अभी। ओह, अभी तो ये पढ़ना है, सॉरी सॉरी। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, चैप्टर 19 खत्म हो गया। अभी अपने वो फट फर्मेंट फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन नहीं कराई अभी। ठीक है, फर्मेंटेशन मैं बताती हूँ आपको। फर्मेंटेशन में क्या है हमारे पास, ये बना, ये क्या है, ये रिएक्शन ये है कि जब अल्कोहल को ये हमने फॉर्म करना होता है। अल्कोहल को क्रिएट ये करने के वैसे हमारे मुझे पहले ही पास पता है। अल्कोहल को क्रिएट करने के हमारे पास टू वेज हैं। कौन कौन से? अल्कोहल को फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और और पता नहीं है, लैक्टिक एसिड की तो निकलता है। और एक नहीं, अल्कोहल को क्रिएट करना है हमने। ओ, मुझे पता है क्या कर रहा है। रिएक्शन ऑफ एनी एल्कीन विद स्टीम। स्टीम से या तो रिएक्ट कराओ, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कराओ, या फर्मेंटेशन कराओ। तीन यस, ऑप्शन वेरी होते गुड। हैं। हम लोग जो मेनली यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक में वो फर्मेंटेशन है और क्या एडिशन ऑफ स्टीम के साथ रिएक्शन है। तो ये हमारे पास फर्मेंटेशन का वो क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज होते हैं। ठीक है। और ये ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे हमारे साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर अगर मैंने कुछ जूस लिया है, ठीक है। जूस के अंदर तो बहुत शुगर होती है। तो अब मैंने उसको डाला, उसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स के पील्स डाल दिए, एप्पल का पील डाल दिया, ऑरेंज का डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो उसके अंदर भी यीस्ट होती है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया शुगर लेगा, शुगर को मतलब खाएगा। और जब कहते हैं बैक्टीरिया रेस्पायर करते हैं ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इसके चलिए। लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। वैसे यहाँ पर भी एक ड्रिंक आती है सऊदी अरेबिया में। वो कुछ एक फ्लेवर की होती है जो ये बनती है, यीस्ट से ही बनती है। तो उसको कहते हैं बाजुका के फ्रिज में रखो, उसको 2-3 दिन में पी लो, वरना फर्मेंटेशन हो जाएगी। और फिर क्या, हम्म। हराम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हमारे पास जो होती है ना ये वाली ये चीज, ये वाला रिएक्शन जो होता है ये हमारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस चीज को याद रखना है।
ये हाँ, ये तो ऑक्सीजन मुझे पता है। के एब्सेंस में होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट हुई तो क्या इशू होगा? क्या अगर वो सवाल करते हैं पेपर में आपसे कि इस रिएक्शन में, फर्मेंटेशन में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, ऑक्सीजन फॉर्म होगी ना तो ये एथेनॉल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये फॉर्म होने ये से लिमिटिंग हो पहले जाएगा, ही, हाँ, लिमिटिंग हो जाएगा। नहीं, फॉर्म होने से, फॉर्म होता होएगा, होते साथ ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फौरन से एथेनॉल की जगह एथेनोइक एसिड बन जाएगा आपका। क्योंकि एथेनॉल का ये एक रिएक्शन है कि वो एथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एथेनोइक एसिड बनाता है, यानी कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हाँ, ये तो मुझे पता है। आपके पास फर्मेंटेशन से अल्कोहल फॉर्म होगी नहीं, एथेनोइक डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मम्मी इसको बताना नहीं है, ऑफ कोर्स मिस फिर मुझे घूरती है, वैसे कहती तुमने खराब कर दिया, मुझे नहीं बताने दिया। उसके बाद अब हमारे पास ये देखो, अब हमारे पास एथेनॉल बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑफ इथीन, उसके साथ क्या होगा हमारे पास, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, या फिर हमारे पास इट इज मेड फ्रॉम ऑलरेडी रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे पास सिर्फ डिफरेंस है जो कि इतना पूछा नहीं जाता, हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एथेनॉल का प्रोड्यूस करने के ये दो वेज है। हम लोग या तो कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एथीन या फिर हाइड्रेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होता है उससे हमारे पास ये क्या है, ये फास्टर रिएक्शन रेट देगा। पर और जो एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन है दैट इज रिलेटिवली लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। बट बात ये कि अच्छा मम्मी, फर्मेंटेशन के साथ करना इज वेरी वेरी सिंपल, यानी कि एक इसके एक्सक्यूज अंदर मी, बहुत एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज नॉट इजी टू मैनेज। तो इस वजह से हेलो ये अभी। कंपैरिजन भी इसका डिस्कस किया जा सकता है। बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसको जैसे कहो ना कि रेगुलरली हेलो, इसको याद करना है, समझना है, उसकी इसे ऐसा जरूरत नहीं होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हेलो यूज अभी, ऑफ एक मिनट जरा। एथेनॉल बताओ। अभी मैं कहता हूँ कि जो सारी वीडियोस है ना, इसको एक दफ़ा वो कर दे, प्राइवेट कर दे, क्योंकि अगर किसी ने